हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। यदि दोस्तों ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ेंगे। सर्वे ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के निर्माण में दोस्तों एक गंभीर समस्या यह है कि हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है, कमी है। और देशों की तुलना में यहाँ पर ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। और हमारे देश में यूनान के हेरोडोट्स और रोम के लिवी जैसे इतिहासकार भी पैदा नहीं हुए, जो कि उन देशों की तरह भारत का इतिहास लिखते हैं। कुछ विद्वानों में यह धारणा बन गई थी कि भारतीयों में ऐतिहासिक बोध नहीं था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। वह कहता है कि भारतीय लोग इतिहास में रुचि नहीं रखते हैं, परंतु यह उसकी एक भूल थी। वास्तविकता में क्या था कि जो भारतीय इतिहासकार थे, उनकी जो संकल्पना थी वो पूरी तरह से अलग थी। प्राचीन इतिहासकार क्या करते थे, सभी घटनाओं को नहीं लिखते थे। वे केवल उन घटनाओं को लिखते थे जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके, जिससे लोगों को कुछ शिक्षा मिले। उन्हीं चीज़ों को केवल लिखा जाता था। आज हमारे पास इतिहास के काफ़ी सारे स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें जैसे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। वैसे भी प्राचीन और मध्यकाल में सभी शासक अपना इतिहास लिपिबद्ध कराते थे। हालांकि कुछ शासकों का इतिहास हमें नहीं मिलता है, उसकी कमी हम अन्य स्रोतों से पूरी कर लेते हैं। भारतीय इतिहास लिखते समय इतिहासकारों को अनेक कड़ियों को जोड़ना पड़ा है। तो भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पुरातात्विक संबंधी स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें प्राचीन काल के कुछ भी चीज़ें हमें मिली है, जिसमें बर्तन हो गए, ताम्रपत्र हो गए, अभिलेख हो गए, मंदिर हो गए, कुछ भी जो हमें प्राचीन काल का अब हमें मिला है, जैसे कि जो म्यूज़ियम वगैरह में रखे जाते हैं। तो वे सारी चीज़ें पुरातात्विक संबंधी स्रोत हैं, जिससे हमें उस टाइम का पता चलता है। साहित्यिक स्रोतों की हम बात करें, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के स्रोत, हिंदू धर्म के साहित्यिक स्रोत, जिसमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनसे भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की हम बात करें तो भारत में काफ़ी सारे विदेशी आए थे, तो उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो इन तीनों से हम भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंधी स्रोत। पुरातात्विक संबंधी स्रोतों का काफ़ी योगदान है भारतीय इतिहास में, और इन स्रोतों में कोई फेरबदल भी नहीं किया जा सकता। कम संभावना है फेरबदल करने की भी, और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यही है, इसी पर हम यकीन कर सकते हैं। और जो पुरातात्विक संबंधी स्रोत हैं, इनको हम इन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसमें पुरातात्विक संबंधी स्रोतों में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उनमें हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला है अभिलेख और ताम्रपत्र है, कलाकृतियाँ, स्मारक और भावनाशेष और मिट्टी के बर्तन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिक्के भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख एवं ताम्रपत्र। तो अभिलेख और ताम्रपत्र जो हैं सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, पत्थरों पर या धातुओं की चादरों पर अभिलेख लिखे जाते थे।
और इनमें क्या है, फेरबदल की भी कम संभावना है। जो चीज़ हमें लिखी है तो उसको तो प्रमाण है ही कि भाई उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। तो प्राचीन भारतीय शासक हो गए या सामंत समर्द लोग, ये क्या करते थे, इन अपनी विजय कृत्यों इनकी विजय कीर्तिमान जन्म सिंहासन तो सारी चीज़ें लिखवा देते थे ताम्रपत्रों पर और अभिलेखों पर। जैसे कोई राजा है, उसका अभिलेख हुआ है तो वो उसने लिखवा दिया, उसने कोई युद्ध जीता है उसके बारे में, या कुछ भी उसने निर्माण करवाया है तो उसके बारे में वो लिखवा देते थे। तो इसमें जैसे स्तंभ, शिला, गुफा, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र, तो इन पर क्या करते थे, वे अपने जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वे लिखवा देते थे। इन स्रोतों में इनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वंश का पता चल जाता है कि ये राजा उस वंश का था, तिथियों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि ये युद्ध उस टाइम पर हुआ था। तो मुख्य घटनाओं का काफ़ी सारा हमें इससे ज्ञान हो जाता है। स्तंभ लेखों की हम बात करें तो स्तंभ लेख हमें अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, तो इनके हमें स्तंभ लेख मिले हैं जिससे हमें इनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। इसी प्रकार हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, चोल वंश, इनके स्तंभ लेख हमें मिले हैं जिन्होंने इन शासकों का इतिहास लिखने में हमारी काफ़ी मदद की है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हमें विदेशों से भी मिले हैं। इनमें क्या क्या है, एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से खुदाई से हमें अभिलेख और मिस्र से मिट्टी की महुरें मिली हैं। तो इन पर अभिलेख अंकित हैं जो कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें देती है। प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए जो साहित्य स्रोत उपलब्ध हैं उनकी पुष्टि अभिलेखों से हुई है। तो हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं कलाकृतियाँ। तो प्राचीन काल की काफ़ी सारी कलाकृतियाँ हमें मिली हैं जिनमें भित्ति चित्र हैं, हमें दीवारों पर चित्र मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, मूर्तियाँ, मंदिर, आभूषण, मोहरे आदि भारत के विभिन्न स्थानों से हमें अलग अलग जगहों से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली हैं जिनके अध्ययन से हमें प्राचीन भारत के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों से इस प्रकार की कलाकृतियों के नमूने मिले हैं जिनकी सहायता से हमें उस सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार भित्ति चित्र हमें अजंता, एलोरा, बादामी इन गुफाओं में मिले हैं। इसके अलावा कांसा, पत्थर, पीतल की मूर्तियाँ भी इतिहास की जानकारी जो है देने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर पढ़ते हैं स्मारक और भावना अवशेष। तो स्मारक मिले हैं हमें, भावना अवशेष मिले हैं। आपको पता होगा जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो वहाँ पर इधर पाकिस्तान साइड में रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, तब वहाँ पर ईंटें मिली थी। उसके बाद वहाँ पर खुदाई का काम चला तो वहाँ पर पूरे के पूरे भवन, इमारतें, सड़कें, तालाब सब कुछ वहाँ पे हमें मिले। तो जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे कोमे लगने थे, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, इनके हमें भवनों के अवशेष मिले हैं जो कि उस युग की कहानी हमें बताते हैं। इसी प्रकार स्मारकों के रूप में प्राचीन मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियाँ, स्तंभ, तोरण आदि से उस टाइम की जानकारी मिलती है। यह अपने युग के लोगों की धार्मिक विश्वासों के बारे में भी जानकारी मिलती है। हमें पता लग जाता है कि पत्थरों की पूजा होती थी उस टाइम पर, पेड़ों की पूजा होती थी, लिंग पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, क्योंकि या आदमियों या कोई व्यक्ति है उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों के पास उसके खान पान का सामान हमें मिला है तो उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है कि वे लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। सिंधु केंद्रों से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। उससे हमें पता लगता है कि वे लोग उन लोगों की जो सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी।
तो इस जो हमें पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि वे लोग शिव की पूजा करते थे। गुप्त काल में वैष्णव की, बौद्धों की, जैन धर्म की, शिव धर्म की, तो इनकी मूर्तियां मिलने का मतलब ये है कि उस टाइम पे सारे धर्म प्रचलित थे। तो उस काल में लोगों की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में इससे हमें जानकारी मिल जाती है। इसके बाद सिक्कों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमें पुरातात्विक संबंधी स्रोत हैं उनमें सिक्कों का भी काफ़ी अहम योगदान है। प्राचीन भारत के राजा सोने, चांदी, तांबे, मिश्रित धातुओं के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन राजाओं के। उन पर क्या है, राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, मूर्तियां हैं, उनकी तिथि, देवी देवताओं, तो उन पर राजाओं के नाम, मूर्तियां, तिथियां, देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। वे इससे क्या है, हमें इन राजाओं के वंश का, इनके कामकाज, प्रशासन, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। कुछ शासकों, वंशों के ऐतिहासिक ज्ञान हेतु सिक्के ही एकमात्र स्रोत हैं। हिंद बैक्टेरियन, हिंदू, पार्थियन राजाओं के बारे में हमें केवल सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। गुप्त काल के शासकों ने भी काफ़ी सारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का ज्ञान हम इससे कर सकते हैं। यद्यपि सिक्कों से अन्य वंशों के शासकों की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है। ये सभी प्राचीन सिक्के भारत के आर्थिक इतिहास लेखन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार सिक्के वास्तव में इतिहास के उस काल के रिक्त स्थान को पूरा कर देते हैं जिनके लिए बाकी स्रोत मौन हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिट्टी के बर्तन। भारत के काफ़ी स्थानों से खुदाई पर हमें मिट्टी के बर्तन, मुहरें, मुद्राएं मिली हैं, जिससे हमें इतिहास निर्माण में काफ़ी सहायता मिली है। इसके अलावा इनके अध्ययन से काल निर्धारण में भी सहायता मिलती है। हमें पता लग जाता है कि ये मूर्तियाँ या ये सिक्के इतने पुराने हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए कार्बन टेस्ट होता है, वो आपको बताना है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त मिट्टी की असंख्य मोहरों से हमें इस सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होता है। इसके बाद हमें अन्य सामग्री पढ़नी है। अन्य सामग्री में क्या है, पुरातात्विक संबंधी स्रोतों के अलावा हमें टीले, स्तूप, विहार ये प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन राजवंशों की तस्वीर पेश करते हैं। अनेक स्थलों से प्राप्त खिलौने, चूड़ियाँ, आभूषण, श्रृंगार के साधन, धातु निर्मित मूर्तियाँ आदि को भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी स्रोत हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं। तो ये दोस्तों हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। इसके बाद हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे और फिर हम विदेशियों के वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के रूप में जो भी हमें साहित्यिक संबंधी सामग्री उपलब्ध हुई है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसमें पहला भाग है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, वैष्णव धर्म के। और लौकिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे कि राजाओं के दरबार में जो राजकवि रहते थे उन्होंने जो बातें लिखी हैं उनके बारे में। जैसे हर्ष के दरबार में हर्षवर्धन रहता था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई, तो उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। तो लौकिक के अंदर हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। धार्मिक साहित्य प्राचीन काल में भारतवासियों के जीवन के सभी मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर ही हुआ था।
धर्म के सर्वव्यापी महत्व के कारण बहुत अधिक मात्रा में, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई थी और उन ग्रंथों से हमें धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की भी झलक हमें मिलती है। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य में हिंदू, बौद्ध, जैनियों के धार्मिक ग्रंथ प्रमुख हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वेदों के बारे में बात करते हैं। वेद आप सभी को पता होगा, 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, इसके अंदर 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे वे क्या खाते थे, कैसा उनका रहन सहन था, सारी बातें हमें आर्यों के बारे में इससे पता लग जाती है। तो आर्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से। सामवेद की हम बात करें तो इसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ संबंधी जानकारी है और अथर्ववेद के अंदर ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हम धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वेदों के बाद नंबर आता है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद का। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए, जिनके अंदर यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे तो इससे पहले यजुर्वेद में भी मिलती है, यजुर्वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ का नंबर। जैसे 4 वेद है तो सभी के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें कुछ हैं जैसे ऐत्रेय है, शतपथ है, तैत्तिरीय इत्यादि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद नंबर आता है आरण्यक का। ये भी ग्रंथ ही है, इनकी संख्या 7 है। आरण्यकों के बाद नंबर आता है उपनिषद का। ये कितने हैं, 128 है। और उपनिषद के बाद वेदांग आते हैं, इनकी संख्या 6 है। इसके बाद सूत्र ग्रंथ है, इनकी संख्या 3 है। कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। सूत्र साहित्य के बाद स्मृति शास्त्र का नंबर आता है। स्मृतियों से हमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन के कार्यों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अन्य स्रोत हैं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन। अन्य साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य, इसमें रामायण, महाभारत, इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और महाकाव्यों के बाद नंबर आता है पुराण ग्रंथों का। ये 18 हैं। इनमें ब्रह्म, वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत, गरुड़ ये आदि प्रमुख पुराण हैं। पुराणों में हमें क्या क्या चीज़ें या किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसमें हमें शिशुनाग वंश के बारे में पता लगता है, जो कि मैं आपको आगे हिस्ट्री में बताऊंगा मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध पर हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नंद वंश, मौर्य वंश, कशव, आंध्र गुप्त, इन सभी वंशों के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। इसके बाद नंबर आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ का। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उस टाइम पे हिंदू धर्म में काफ़ी सारी बुराइयां फैली हुई थी, तो उसी टाइम पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका उदय हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण मीन्स उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी। जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उन्हीं में इनकी रचना हुई थी। तो बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। इसमें हमें बौद्ध धर्म के उपदेश, भिक्षु भिक्षुणियों के संग, बुद्ध से संबंधित आचार विचार, यज्ञ नियम, इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। त्रिपिटक के बाद दीपवंश और महावंश। दीपवंश, महावंश बौद्ध के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ये भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं।
इसमें लंका के राजवंशों का इतिहास भी जानने को मिलता है। आपको पता होगा जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने शिष्यों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो इसकी जानकारी भी हमें वहाँ से मिल जाती है। पाली भाषा में अन्य बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है, जिसमें यूनान नरेश, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जिनमें महावस्तु है, ललित विस्तार है, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्यावदान, मंजूश्री, ये काफ़ी प्रमुख ग्रंथ हैं। कनिष्क के काल में भी कई बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जिनमें अश्वघोष का प्रमुख है बुद्ध चरित्र और वसुमित्र का महाविभाष ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जातक ग्रंथ भी बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध धर्म के बाद दोस्तों आते हैं जैन धर्म के ग्रंथ। जैन धर्म के ग्रंथों में प्राचीन इतिहास की काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। प्राचीन इतिहास के धुंधले काल पर ये प्रकाश डालते हैं। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें ज़्यादा जानकारी मिली है। वैसे भी जैन धर्म से संबंधित कई ग्रंथ ईसा की 1ली सदी से 6ठी सदी के बीच में इनकी रचना हुई। इनमें परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, व्याख्या, टीका ग्रंथ ये काफ़ी उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु चरित्र में हमें जैन विद्वान भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं को पता चलता है। दोस्तों आपको पता होगा जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण किया था, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। उनके गुरु थे भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटका में बिताए थे। श्रवण बेलगोला एक जगह है, वहाँ पर जैन धर्म में एक संथारा बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा रखा है। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा किया था। इसके अतिरिक्त जैन आगम ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के आधार नियमों, महावीर स्वामी के मतलब उसमें तो जैन, आपको पता होगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें थे महावीर स्वामी। तो इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है और ये उस समय के भारतीय जो संस्कृति, जो रहन सहन लोगों का, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं। तो धार्मिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य का नंबर आता है। लौकिक साहित्य में क्या है, जो लेखकों ने लिखे हैं। इसमें क्या है, लेखकों का मुख्य उद्देश्य धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना था। परंतु लौकिक साहित्य में हम ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो लौकिक साहित्य में हमें प्राचीन भारत के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथ इसके अंदर हम पढ़ते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व के बाद भारत में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। जो प्राचीन, ये 5वीं सदी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ईसा पूर्व नहीं, सदी है ये। भारतीय इतिहास में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। जो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का निर्माण हुआ था। तो ये उसके बाद की बातें हैं। तो ये यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है। हर्ष के टाइम पे क्या हुआ था, बाणभट्ट था जिसने हर्ष चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें हर्ष की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, एक तरह का ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उसका दरबारी कविता चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के वंश, राठौर वंश की स्थिरता, मोहम्मद गौरी और उसके आक्रमण के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। फिर कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। तो उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा यहाँ पे सोमेश्वर की रसमाला है, कीर्ति कौमुदी, मुरुतुंग का
प्रबंध चिंतामणि है, राजशेखर का प्रबंधन कोश है। इससे हमें गुजरात के बारे में या अन्य क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र, बिल्हण, ये हेमचंद्र के द्वारा ये रचित है। बिल्हण के द्वारा विक्रांत देव चरित्र, पद्मगुप्त का साहसांक चरित्र है और बल्लाल का भोज प्रबंधन है। संध्याकारी नंदी का रामचरित्र है। तो ये आदि ये लौकिक साहित्य हैं जो कि लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, और इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद नंबर आता है अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ का। इसमें क्या है, जो काव्य, नाटक, ये सारे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के कैटेगरी में आती हैं। विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, उसके प्रधानमंत्री कौटिल्य और नंद वंश का नाश करने का वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार गुप्त काल के नाटककार है कालिदास, जिनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इससे हमें उस टाइम के सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मालविकागिरी मित्र से शिशुनाग वंश की जानकारी मिलती है। हर्ष के रत्नावली, हर्ष की रचना है ये रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटकों से हर्ष के टाइम का पता चलता है। दंडे के 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी नामक काव्यों से दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उसका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी नहीं है, इसमें राजा के बारे में है कि राजा को किस तरह से प्रशासन अपना चलाना चाहिए, कैसे उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास के महाभाष्य का महत्वपूर्ण से भी उस स्रोत काल का है जो सामाजिक आर्य। तो यहाँ पे यही है कि इससे हमें प्राचीन उस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। व्याकरण में ऐतिहासिक के विद्वान पतंजलि सामग्री उपलब्ध होती है। तो पतंजलि जो है, ये आप ये मत सोचना कि जो प्रोडक्ट है रामदेव का ये पतंजलि है, नहीं। पतंजलि क्या है, व्याकरण की जानकारी हमें पतंजलि में मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं संगम साहित्य। तो जो साउथ में साहित्य की रचना हुई थी उसको हम संगम साहित्य बोलते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के विद्वानों ने इनकी रचना की है और इनकी रचना तमिल भाषा में हुई है। इन विद्वानों को राजाओं के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो इससे हमें कोई राजा उसके दरबार में कोई यदि रहता है तो उसके सारे सिस्टम के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। तो इन विद्वानों ने इन साहित्यों की रचना मिलकर साहित्यिक सभाओं में की है। इनको हम संगम साहित्य बोलते हैं। और दक्षिण भारत के पांड्य, चोल, यहाँ पे आना था, पल्लव, चालुक्य, इन वंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट है विदेशियों के वृत्तांत। हमने आपको पीछे शुरू में ही बताया था कि भारतीय इतिहास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक स्रोत और सबसे लास्ट में विदेशियों के वृत्तांत। जो भी विदेशी भारत में आए उन्होंने यहाँ पे जो कुछ भी देखा तो उन्होंने अपनी रचनाओं में उसको लिख दिया। तो इससे भी हमें उस टाइम के भारत की काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो रचनाएं की उसमें भारत के बारे में जो लिखा हुआ है उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं विदेशियों के वृत्तांत। प्राचीन समय में कई यूनानी, चीनी, तिब्बती, मुस्लिम लेखक भारत आए थे और उन्होंने अपने अपने अनुभवों के आधार पर विवरण, लेख, ग्रंथ आदि की रचना की। और उससे हमें क्या है, उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनके वृत्तांतों का वर्णन इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनान के लेखकों के बारे में। यूनान के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसियस, इनके वृत्तांत हैं।
हेरोडोट्स के हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में हमें भारत के उत्तर पश्चिमी जातियों और भारत ईरान के संबंधों का पता चलता है। अन्य यूनानियों में मैगस्थनीज, आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, इसने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मैगस्थनीज हो गया, डिमैक्स, कर्टियस, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो आदि के विवरण भी भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, जो कि अब उपलब्ध नहीं है, फिर भी यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन लिखे हैं। बिंदुसार के यूनानी राजदूत डिमैक्स, इसके विवरण से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्ट्रैबो ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें भारत की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का हमें पता चलता है। प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास की रचना, जिससे भारत के लोगों के प्रत्येक क्षेत्र का विवरण पता चलता है। ईसा की प्रथम शताब्दी में एक अज्ञात यूनानी आया था, उसने लिखी थी पेटिपल्स ऑफ द एरेथियन सी नामक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक में भारतीय व्यापार, बंदरगाह, इनका हमें वर्णन मिलता है। तो चीनी लेखकों ने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। सॉरी, वो मैंने चीनी बोल दिया था गलती से, ये यूनानी लेखकों ने काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा रोम के लेखकों ने, चीनी के ने, तिब्बत के, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। रोम के लेखक, यूनानी लेखकों के अतिरिक्त ईसा की दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध रोमन विद्वान टोलमी, इसने अपनी रचनाओं में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। उसने अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन किया है। वैसे भी उसने अनेक भूलें की हैं, फिर भी उसके वर्णन से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मालूम होती है। अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखकों के बारे में। यूनानी और रोम के लेखकों की तरह चीन के लेखकों के तो यहाँ पे वर्तांत आना था, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे बर्तन लिखा गया वर्तांत। तो हिंदी में टाइपिंग में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो चीनी लेखक के वर्तांत से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीनी यात्री बौद्ध धर्म के साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे। इन विद्वानों में सुमाचीन, फाहियान, ह्यूनसोंग, हावुली, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। सुमाचीन को चीनी इतिहास का पिता माना गया है। उसने ईसा पूर्व प्रथम सदी में अपना ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, जिसमें चीन के संबंध में काफ़ी जानकारी मिलती है। भारतीय और चीनी संबंध के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। फाहियान पहला चीनी यात्री था जो 15-16 साल तक भारत में रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में वो आया था। उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फो को की। उसके विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त काल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद दूसरा चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के टाइम पर भारत आया था, लगभग 13 साल तक भारत में रहा। उसने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हर्ष के शासनकाल, कन्नौज और प्रयाग की सभा, नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय की सामाजिक आर्थिक दशाओं का वर्णन मिलता है। 7वीं सदी के अंत में हावुली, इत्सिंग ने भारत की यात्रा की। उन्होंने भी समकालीन भारत के बारे में अपना अनुभव वर्णन किया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हुआ। अब हम पढ़ते हैं तिब्बत के लेखक। चीनी लेखकों की तरह तिब्बत के लेखकों ने भी भारत के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लेखक है लामा तारानाथ, जिसने त्योंग्यूर और कंग्यूर
नामक 2 ग्रंथों की रचना की। यद्यपि इनका विवरण धार्मिक पक्षपात और अविश्वसनीय तथ्यों से भरा है, परंतु फिर भी इनमें हमें भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम लेखकों के बारे में। 8वीं शताब्दी में अरब के लेखकों ने भी भारत के बारे में लिखना शुरू किया। सुलेमान ने पाल और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा। अलम सूदी ने राष्ट्रकूटों राजाओं के बारे में लिखा है। मुस्लिम अरब लेखकों ने प्रसिद्ध अब्बू रिहान मोहम्मद बिन अलबरूनी था। ये प्रसिद्ध अरबी लेखक था जो कि मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था। उसने किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है। इनमें उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशाओं के बारे साथ साथ भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिषी, भूगोल दर्शन आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। अलबरूनी के अलावा मुस्लिम लेखकों में अल बिलादुरी, सुलेमान, अलम सूदी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज आदि के विवरण भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत है जो मध्यकालीन भारत की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही अफीक की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई है। ये फतूहास ए फिरोज शाही आदि खिलजी वंश और तुगलक वंश के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता द्वारा रचित है। ये सफ़रनामा से भी भारत के विषय में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। 16वीं शताब्दी में भारत के विषय में बाबर की आत्मकथा बाबरनामा एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, जो प्रमुख रूप से बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान कराती है। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल पर पहली वीडियो है जिसमें हमने आपको भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।